नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बाल विकास, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे जो सीटेट एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर जो है पूरा जो है सिलेबस का निचोड़ होता है। मैंने पूरा सिलेबस को ध्यान में रख करके एक एक क्वेश्चन सिलेबस से रख करके आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, मॉडल पेपर पे आधारित भी क्वेश्चंस हैं, नए क्वेश्चंस हैं, सभी प्रकार के यहाँ पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसलिए क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा करके सॉल्व करिएगा। बहुत कुछ तो क्वेश्चंस कॉमन होते हैं और कुछ क्वेश्चंस थोड़े से हार्ड होते हैं, तो उसमें सोचिएगा, ठीक है। और मैं ये कहूँगा आपसे कि इन क्वेश्चंस के जो है नोट्स ज़रूर बनाइए, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको नहीं समझ में आ रहा है या आप भूल जाते हैं या उनके छुपे हुए तर्क को नहीं समझ पाते। उनको आप ज़रूर नोट करिएगा क्योंकि एग्ज़ाम में वो नोट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे और एग्ज़ाम्स में यही आपको अच्छे नंबर जो है दिलाते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए प्लीज़ और अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। अगर चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का जो टारगेट है वह है 20 लाइक्स का। लाइक्स केवल मोटिवेशन के लिए है। मैं आपके लिए डेली इसी प्रकार से वीडियोज़ लेकर के आता हूँ। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हम इस चैनल से जो है आपकी कंप्लीट जो है सीटेट की तैयारी कराते हैं। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको पेड वीडियो में मिलते हैं, पेड जो है आपको प्रोवाइड कराते हैं क्वेश्चंस, है ना, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। सिर्फ आपको हमारे साथ जुड़ना होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है और सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये नया क्वेश्चन है, ठीक है। तो आगे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। इनफैक्ट ये सीटेट में पूछा गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4 + 5 कितना होता है और 9 - 5 = 4 होता है, इसके पीछे के तर्क को समझ नहीं पाता है या असमर्थ है, इसका क्या कारण होता है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए, जीन पियाजे यहां सब भूल जाइए, केवल इतना ध्यान रखिए कि अगर जो है कोई थ्योरी को वो नहीं समझ पा रहा है, जैसे 5 + 4 क्या होता है, फिर जो है चीज़ें जो है उल्टा है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस चीज़ को घटा दिया, इस तरीके का अगर क्वेश्चन आता है तो ये आंसर होगा अपरिवर्तनीयता का। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। इसे इंग्लिश में कहेंगे ई रिवर्सिबिलिटी। अब ई रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, इसमें क्या होता है, बच्चा जो है उलट कर संख्या को भी जो है उसी स्थिति में पहुंच जाता है, इस स्थिति में। तो इस स्थिति वाले सिचुएशन में ई रिवर्सिबिलिटी मतलब अगर हम देखिए 9 प्लस जो है 9 में अगर हमने 5 घटा दिया तो 4 आया, है ना, 4 में 5 जोड़ दिया तो 9 आ गया, है ना, इस तरीके से। और 9 में 4 घटा दिया तो 5 आ गया। तो ये इरिवर्सिबल थ्योरी होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि उलट कर की गई संख्याओं को जो है वो समझ पाता है। और ये इससे क्या होता है इस चीज़ में, तो ये यहाँ पे क्या होता है कि तर्क क्षमता का विकास होता है बच्चे में, और यहीं पे ये चीज़ें नहीं समझ पा रहा है। तो आंसर है अपरिवर्तनीयता का, ठीक है। अगर जीन पियाजे के ये सिद्धांत के तहत अगर हम बात करें तो ये कौन सा चरण पे काम करेगा, तो ये तीसरा चरण है। ध्यान रखिएगा, जीन पियाजे का ये थर्ड जो है चरण है, जिसे कहते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें बच्चा मूर्त रूपों से जो है चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए। मैं फिर से कह रहा हूँ कि नोट कर लीजिए। अपरिवर्तनीयता के आगे बस नोट कर लीजिए 9 - 5, 9 + 4 = 5 + 4 = 9। इस तरीके से अगर क्वेश्चन आता है तो आपको अपरिवर्तनीयता ई रिवर्सिबिलिटी पे जो है आंसर लॉक करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है। अब बाहरी अभिप्रेरणा का मतलब बाहर से जो है मिली हुई मोटिवेशन। दो तरीके से मोटिवेशन होता है, या तो बाहर से मिलती है या आंतरिक रूप से होती है, स्वयं मोटिवेट। एक बच्चा जिसको जो है कार्य होमवर्क कराने के लिए बाहर से मोटिवेट करना पड़ता है, जैसे होमवर्क कर लो नहीं तो बहुत मार पड़ेगी, टीचर मारेंगे, होमवर्क कर लो नहीं तो जो है पापा टॉफ़ी नहीं लेके आएंगे, होमवर्क कर लोगे तो मैं जो है आज तुमको जो है पिज़्ज़ा खिलाऊंगा, है ना। इस तरीके से जब बच्चों को दिया जाता है तो ये बाहर से मोटिवेशन होता है। किसी कार्य को कराने के लिए उसे बाहर से मोटिवेट करते हैं, और उस मोटिवेशन के बदले आप जो है एक छोटे बच्चे को लालच ही दे सकते हैं। तो जैसे पैसे देने की बात हो गई, चॉकलेट देने की बात हो गई, पुरस्कार देने की बात हो गई, या मारपीट मारेंगे अगर आज तुमने ये काम नहीं किया, तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। तो यहाँ पे समझ गए होंगे। तो देखिए आंसर है अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है। तो वातावरणीय उसके आसपास के वातावरण से जो परिणाम से आती है उसी को कहते हैं बाहरी अभिप्रेरणा। अब वातावरणीय परिणाम क्या हो सकता है, तो जैसे कि मान लीजिए कोई स्टडी कर रहा है,
तो कोई स्टडी करेगा तो उसको अभिप्रेरणा काहे की देनी होगी, वो मार्क्स अच्छे नंबर लाने के लिए आपको बेटा पढ़ना पड़ेगा। और अगर हम कोई मान लीजिए कोई खेल खेल रहा है या कोई दौड़ है या कोई क्रिकेट खेल रहा है, तो वो किस चीज़ के लिए खेलेगा, वो जो है पदक के लिए खेलेगा, है ना, मेडल्स के लिए खेलेगा, है ना, कि उसको मेडल्स मिल जाए, गोल्ड जीत जाए, स्कूल में उसका नाम हो जाए, इस तरीके से। तो ये बाहरी मोटिवेशन है, यहाँ पे सब बात समझ गए होंगे। बाकी यहाँ पे देखिए व्यक्तिगत संतुष्टि की भावना से आती है, तो ये आंतरिक अपने अंदर आनंद का भाव होता है मैं ये कार्य करके, वो आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। व्यक्तिगत जो है आनंद से आती है, ये आंतरिक जो है अभिप्रेरणा जो आंतरिक कारणों से आती है ये चीज़। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन ए। ध्यान से चीज़ों को सुन करके सॉल्व करिएगा। मैं फिर से कहता हूँ, सीटेट में बच्चे फेल हो जाते हैं, इसका मूल कारण यही होता है कि वो बातों को समझते नहीं है। उनको लगता है कि बस क्वेश्चन आ गया मैंने सॉल्व कर लिया। यही क्वेश्चंस जब आपको एग्जाम में बैठने को मिलता है, जब आप सीटेट का एग्जाम देते हैं, तो पता चलता है कि 30 में से केवल 10 क्वेश्चन तो केवल वो ऐसे ही ह्यूमन एरर में ही गलत करके आ गए। ठीक है इसलिए मेरा मानना है कि आप जितना ज़्यादा पेपर लगाएंगे और जो जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं थ्योरी, देखिए अब ये प्रेरणा एक टॉपिक है, अभी प्रेरणा मोटिवेशन एक टॉपिक था, तो यहाँ पे एक आपका मोटिवेशन का क्वेश्चन कवर हो गया और डेली मैं आपको कोई ना कोई क्वेश्चन दूंगा, तो ऐसे यहाँ पूरा आपका टॉपिक भी कवर हो जाएगा और आपका पेपर भी सॉल्व होता जाएगा और अपना पेपर सॉल्व करने की आपकी क्षमता भी बढ़ती जाएगी, तो है ना, सोचने की क्षमता बढ़ती जाएगी, आपके अंदर का जो डर है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्कूल तथा समुदाय के बीच अच्छे संबंध के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अगर हम स्कूल और समुदाय जो है के बीच अच्छे संबंध को जो है देखें, तो यहाँ समय समय पर स्कूल की प्रगति तथा गतिविधियों की जानकारी समुदाय को देते रहना ये बहुत ज़रूरी है, ये बिल्कुल सही है। इसीलिए हम देखिए स्कूल में जो होता है तो वो पेरेंट्स मीटिंग होती है, पीटीएम होता है ना, पेरेंट्स को भी स्कूल के जो है मतलब अपने बच्चे के जो है टीचर से भी मिलते रहना चाहिए समय समय पर, है ना, उसका रिपोर्ट कार्ड लेते रहना चाहिए, उससे पूछते रहना चाहिए कि सर जो है ये कैसा पढ़ने में है, क्या क्या कमियां हैं, सारी चीज़ें जानते रहना चाहिए। ठीक है, स्कूल के वातावरण को सुधारने में समुदाय के लोगों का सहयोग कैसे हो सकता है, फीडबैक मांगिए इनसे, है ना, फीडबैक मांगेंगे भाई, पेरेंट्स जो है फीडबैक देंगे, जब फीडबैक देंगे तो जो है फीडबैक देंगे तो आप पूछिए कि बच्चा हमारा जो है टीचर स्कूल में कैसे पढ़ा रहे हैं, आपको टीचर स्कूल में क्या क्या कमियां लग रही हैं। आप पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बातें बताते हैं। ठीक है, यहाँ पे टीचर मतलब शिक्षकों का जो है अभिभावकों के साथ निरंतर संपर्क में रहना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही है। चारों जो है चीज़ें यहाँ पे तर्कसंगत हैं, जो है स्कूल और समुदाय के बीच में अच्छे संबंध को दर्शाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल था वैसे क्वेश्चन ये। वाइगोस्की द्वारा कौन सी अवधारणा दी गई थी। वाइगोस्की से आपको 2 क्वेश्चन आपको सीटेट में देखने को मिलेंगे और हम सभी को ये बिल्कुल अच्छे तरीके से वाइगोस्की टॉपिक अच्छे तरीके से रट जाना चाहिए। वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था वो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में इन्होंने समाज और संस्कृति को, है ना, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना था, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है अवधारणा, और वाइगोस्की ने इस विकास की प्रक्रिया में कुछ जो है थ्योरी भी दी थी, जिसका नाम है ZPD जोनल प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, उसके बाद MKO मोर नॉलेज अदर्स, है ना, उसके बाद आता है स्कैफ फोल्डिंग जो है जिसे कहते हैं पाड़ स्कैफ जो है फोल्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे 3 चीज़ों को वाइगोस्की में आपको अच्छे तरीके से याद कर लेना चाहिए। ZPD का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, समीपस्थ विकास क्षेत्र, हिंदी में बात करें आंसर है पेंडुलम। ये सब कोई जो है कोई लेना देना नहीं है, इन सब के बारे में कोई बात ही नहीं कही है। अगर ये 3 शब्द आ जाए तो इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। बच्चा जो है ZPD में मतलब जो बच्चे को आता है, जो बच्चे को जो है मदद के द्वारा होता है, तो उसके बीच का क्षेत्र होता है ZPD। और MKO में क्या होता है, एक बच्चे का सॉरी माफ कीजिएगा, MKO में क्या होता है, मोर नॉलेज अदर्स, मतलब एक बच्चे को कुछ भी कोई सिखाता है, एक बच्चा कुछ नहीं जानता है तो वो अधिक से उससे अधिक वाले नॉलेज वाले व्यक्ति जो है उस बच्चे को जो है कुछ सिखाते हैं, तो वो मोर नॉलेज अदर्स में आता है। स्कैफ फोल्डिंग में क्या होता है, बच्चा जानता तो है लेकिन चीज़ें भूल जाता है, तो टेम्परेरी हेल्प करता है टीचर, टेम्परेरी हेल्प करते हुए उसको सिखाता है, तो स्कैफ फोल्डिंग कहते हैं। इन तीनों लाइन को आप अच्छे तरीके से लिख लीजिए और यही लाइन आपको हमेशा देखने को मिलेगी क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कोलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। अब ध्यान रखिएगा, कोलबर्ग ने जो सिद्धांत दिया था वो है नैतिक विकास का सिद्धांत, और नैतिक विकास के सिद्धांत के तहत उन्होंने 3 चरण प्रस्तुत किए थे, और हर चरण के अपने 2 जो हैं वो थे, क्या बोलते हैं, मतलब सब चरण कह सकते हैं। तो 2 इस तरीके से 3 चरण हैं और इसके सब जो हैं वो हैं, ठीक है, चरण हैं। इसमें क्या है कि ये 3 चरणों में पूछ रहा है कि किस चरण का हिस्सा है लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। तो ये जो 3 चरण थे, एक तो था प्री कन्वेंशनल लेवल, उसके बाद था कन्वेंशनल लेवल, उसके बाद था पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो प्री का मतलब होता है पूर्व, ये हो गया इससे, और कन्वेंशनल लेवल का मतलब पारंपरिक जो है, और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल उत्तर। तो यहाँ पे जो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे ये है पारंपरिक से, तो आंसर हो गया ऑप्शन यहाँ पे डी, ठीक है। अब इस चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वाइगोस्की के अनुसार जेडपीडी क्या है? देखिए, निकटस्थ विकास क्षेत्र, समीपस्थ विकास क्षेत्र जिसे कहते हैं, मैंने अभी बताया था। तो जेडपीडी होता है यहाँ पे जो 6वें का आंसर है, देखिए आप लोग लॉक करिए आंसर जिसको आता है। तो जेडपीडी अगर जिनको नहीं पता है वो है आंसर बी, बालक के वास्तविक क्षमता स्तर और कार्यकारी क्षमता स्तर के बीच का अंतर होता है जेडपीडी। तो ये वास्तविक क्षमता है और कार्यकारी क्षेत्र का क्षमता है, तो ये जो बीच का क्षेत्र है यही होता है जेडपीडी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पियाजे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है पियाजे, और यहां से 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और मैंने कल ही जो है आप पियाजे से संबंध में एक क्वेश्चंस को कवर किया है। मतलब मुझे लगता है कि मैंने पियाजे के संबंध में मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा वहां पे, ठीक है। 50 क्वेश्चंस कम से कम होंगे, तो आप 50 क्वेश्चंस को तैयार करके पियाजे से संबंध में जो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आप कर पाएंगे। तो आइए क्वेश्चन को रीड करते हैं। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर हैं, वो कौन से? तो पहली बात है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इसके तहत इन्होंने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के तहत इन्होंने 4 चरण बताए थे। जो पहला चरण है वो है संवेदी चालक अवस्था, ठीक है, सेंसोरी मोटर स्टेज जिसे कहते हैं, और इसमें जो 2 महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर साबित होते हैं तो वो क्या है? तो वो है वास्तु स्थायित्व के और स्थगित अनुसरण। इस 9 को आप नोट कर लीजिए। वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि इस स्टेज में जब बच्चा होता है तो देखिए, संवेदी चालक अवस्था 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है, और वस्तु स्थायित्व के गुणों को प्रदर्शित करने लगता है बच्चा। 6 महीने का बच्चा जो है, 6 से जो है एक तरीके से आप मान के चलिए 16 महीने तक के बच्चा जो है वस्तु स्थायित्व के, या 1 से आप 2 साल के बच्चे को जो है वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि बच्चे के अनुसार जो वस्तु वहां पे मौजूद थी कभी, उसको वो वस्तु वहां पे मौजूद ही लगती है हमेशा, चाहे वो हो ना। जैसे उसके पिता की जेब में से वो अगर चॉकलेट देते हो डेली, तो वो चाहे कितना भी कोशिश कर लें कि चॉकलेट लाना बंद कर दे या वहाँ से हटा करके कहीं और रखना लगे, वो बार बार पिता की जेब ही तलाशेगा, या फ्रिज में रखा हुआ कोई चीज़ जो उसको लगता हो कि यहीं से निकलती थी वो चीज़ यहीं से दी जाती थी, ठीक है। तो वस्तु स्थायित्व का मतलब ये हो गया। अब स्थगित अनुसरण का मतलब होता है कि स्थगित अनुसरण का मतलब होता है नकल करने की क्षमता, बस इतना है। ये नकल करने की क्षमता होता है, स्थगित अनुसरण का मतलब होता है। ये आमतौर पे जैसे बच्चा जो है 1 साल से 2 साल का बच्चा जो है इस तरीके का अनुकरण करता है। ये बढ़ती हुई याददाश्त जो होती है, जिसे कहते हैं याददाश्त को मतलब बढ़ती हुई स्मृति का प्रतीक होता है उसके बच्चे का। ये एक तरीके से बच्चे का प्रतीकात्मक विचार होता है, यहाँ ध्यान रखिएगा, प्रतीकात्मक है ना। तो अक्सर क्या होता है, बच्चे जो है अपनी पिता का जो है एक्टिंग करने लगते हैं, उनके जूतों को पहनने लगना, या उनकी गाड़ी की चाबी लेकर के भागना, है ना। तो इस तरीके से चीज़ें होती हैं ना, आपने अक्सर देखा होगा। तो यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन सी होगा। इसको नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये हर जगह आपको आंसर नहीं मिलेगा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बालक समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है जो उस समस्या का कारण खोजने में सहायक होते हैं। इन तथ्यों के संकलन से बालक में पैदा होता है क्या? अब बच्चा है, समस्या को समझने के बाद उन तथ्यों को एकत्र करता है, मतलब तथ्यों का एकत्र करना और समस्या का कारण खोजना में सहायक होता है, तो उसको क्या कहेंगे?
तो देखिए उसको कहेंगे मोटिवेशन, उसको कहेंगे एंजाइटी चिंतन, या भाषा लैंग्वेज डेवलपमेंट, या विश्लेषण। तो ध्यान रखिएगा आंसर है ऑप्शन सी, विश्लेषण करना कहेंगे। यहाँ पे बच्चा जो है प्रॉब्लम्स को विश्लेषण कर रहा है, एनालिसिस कर रहा है, तथ्यों को एकत्र कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है कि इन क्वेश्चन को, इस समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। उन छोटे छोटे जो है मतलब एक तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे चीज़ों में डिवाइड कर रहा होगा और हर जो है पार्ट्स का एनालिसिस कर रहा होगा। इस तरीके से वो समस्या का समाधान करता है। ठीक है, यहाँ पे चीज़ें समझ गए। तो ये इसको उदाहरण ले लीजिए कि जैसे छोटा बच्चा होता है, हम उसे ब्लॉक्स वाले देते हैं ना, कई बार ब्लॉक्स होते हैं और उन ब्लॉक्स के लिए कुछ स्टैंड टाइप होता है, वो बच्चा इसमें रखने के, जैसे ये मान लीजिए एक पिरामिड टाइप है और इसमें पहले सबसे यहाँ पे आएगा बड़ा सा कोई चीज़ भी रखना होगा, इसके अंदर डालना है मान लीजिए, सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर इसके बाद इससे छोटा आएगा, फिर इससे छोटा आएगा, फिर इससे छोटा आएगा, फिर इससे छोटा आएगा। तो बच्चा जो है ये जब करता है ना, खेलता है, तो पहले तो उसको नहीं पता होता है, पहले मान लीजिए सबसे छोटे वाले को डालने का प्रयास करेगा, फिर पता चलेगा छोटे वाला तो पड़ गया सबसे पहले, तो अब बड़ा वाला कैसे जाएगा। तो विश्लेषण करता है, धीरे 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 वो चीज़ों को समझने लग जाता है। तो ये होता है विश्लेषण करना। आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डैश डैश किसी लक्ष्य की प्राप्ति में बाधा डालती हुई प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया है। तो बाधा डालती प्रतीत होती कठिनाइयों पर विजय पाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे? अभिवृत्ति, अभिप्रेरणा, समस्या समाधान और कल्पना। तो देखिए आंसर है यहां पे अभिप्रेरणा। मोटिवेशन जो होता है, अगर आप किसी को मोटिवेट करते हैं तो जो चीज उसको बाधा पड़ रही है ना, जिस चीज की ऊर्जा की कमी है, तो एक मोटिवेशन जब बाहर से जो ऊर्जा मिलती है ना, चाहे वो शब्दों से हो, चाहे वो, अब मान लीजिए मोटिवेशन, किसी के पास पैसे का नहीं कमी थी, वो काम नहीं कर पा रहा है, बाधा पड़ रही थी, आपने उससे कहा कि मैं पैसे दे दूंगा तुम काम करो, तो उसने वो उस चीज़ से मोटिवेट हुआ और वो काम शुरू कर दिया। या फिर उसको कार्य करने की इच्छा नहीं होती, अरे रोज आलसीपना वाला काम करता है, अरे सो गया, तो किसी ने कहा कि क्या सोने से होगा, है ना, सोने से जो है क्या फ़ायदा, समय तो कभी वापस नहीं आएगा, समय एक बार जो चला गया फिर कभी वापस नहीं आएगा, है ना, अपनी जवानी क्यों खराब, इस तरीके से मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ पे ये जो मोटिवेशन होता है वो लक्ष्य प्राप्त करने में आपकी मदद करता है। ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहलाता है। तो वातावरण के अनुसार अगर हम स्वयं को ढालने की बात करें तो इसे कहेंगे अनुकूलन। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं के प्रभाव को महत्व दिया? तो यहां पे देखिए, बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए चिंतन पर सामाजिक और सांस्कृतिक विषय वस्तु को प्रभाव को महत्व माना है। मतलब ये कथन जो दिया गया है ये वाइगोस्की का है। वाइगोस्की ने ही तो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति को सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। मतलब वाइगोस्की का कहना था कि एक बच्चे का जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, एक बच्चे का जो बौद्धिक विकास होता है, वो विकास जो है उस जिस समाज और संस्कृति में रहता है उससे प्रभावित होता है। अगर एक बच्चा एक अच्छे वातावरण में रहे, अच्छे सामाजिक रूप से जिए, है ना, सांस्कृतिक जो है उनके जो है रिचुअल्स को फॉलो करे, तो उसका डेवलपमेंट अलग होगा। और एक बच्चा जो मान लीजिए उदाहरण के तौर पे बात करें तो जो है एक बच्चा जंगल में रहता हो, या एक बच्चा गांव में रहता हो, और एक बच्चा शहर में रहता हो, ये तीन बच्चे हैं, तो तीनों बच्चों का संज्ञानात्मक विकास अलग अलग तरीके से होगा, है ना। तो यहाँ पे आंसर है ऑप्शन बी। बस सामाजिक और सांस्कृतिक शब्द दिख जाए तो तुरंत वाइगोस्की जो है आपको आंसर लगा देना है। समूहों में चर्चा करना और सकारात्मक शिक्षक छात्र संबंध किस कक्ष की विशेषता है? तो समूह में चर्चा कराना, एक टीचर जो है समूह में ग्रुप स्टडी होती है, वैसे ही ग्रुप में बैठाल करके उस पर चर्चा, किसी टॉपिक पे चर्चा करना, उस पर सकारात्मक जो है कमेंट लेना, है ना। ये जो शिक्षक टीचर और स्टूडेंट के बीच में संबंध को दर्शाता है प्रगतिशील कक्ष। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। ठीक है, टीचर केंद्रित में केवल टीचर बोलता है, पाठ्य पुस्तक में केंद्रित में केवल किताब ही जो है सबसे बड़ा रोल अदा करती है, किताब से बाहर का कुछ लेना देना नहीं। हमने देखा कि सिलेबस में ये लिखा है तो हम सिर्फ केवल उतना ही पढ़ाएंगे बस,
तो ये पतावी जो है पाठ्य पुस्तक केंद्रित कक्षा हो जाती है। शिक्षक केंद्रित में टीचर जो पढ़ाएगा वही है, टीचर की ही बात सही है, टीचर की है, वो टीचर जो है स्टूडेंट्स को बोलने भी नहीं देता है ना। पर चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की यहाँ बात हो रही है, तो जो है प्रगतिशील जो है प्रोग्रेसिव जो है क्लासरूम होता है यहाँ पे, प्रगतिशील कक्षा यहाँ आंसर है, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? तो बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना की बात हो रही है यहाँ पे। तो देखिए आंसर क्या है, 13वें का जो आंसर है, बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं, या बुद्धि के विभिन्न कारक छात्रों को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं, या यह व्यवहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है, यह अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो हम सभी को ये क्वेश्चन तो हमेशा से रटा होना चाहिए, क्योंकि विकास और डेवलपमेंट के विकास और वृद्धि के संबंध में आपसे क्वेश्चंस पूछे जाता है। एक क्वेश्चन आपको 100% यहाँ से मिलेगा, और सिर्फ केवल ये 3 लाइन जो दिखी हुई है यही याद समझ गए तो बस आपको याद हो जाएगा। तो एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट जो है हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का परस्पर से होता है, यह हमको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। और एक बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो समाज जो होता है, संस्कृति के जो है उसमें भी उसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो यहाँ पे आंसर देखिए, आनुवांशिक बनावट व्यक्ति के विकास में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। आनुवांशिकी का मतलब होता है माता पिता से मिलने वाले जो जेनेटिक गुणों को जो है कहते हैं। अगर माता पिता पढ़ने में बहुत अच्छे थे, उन क्रिएटिविटी में अच्छे थे, गणित में अच्छे थे, संगीत में अच्छे थे, तो बच्चे में भी वो संगीतीय, गणितीय और जो भी कह लो वो सभी गुण जो है बच्चे में आएंगे, है ना। अगर माता पिता आईएएस हैं, दोनों ही आईएएस है, परिवार आईएएस है पूरा, तो कहीं ना कहीं जो है पढ़ने में अच्छा होगा बच्चा, आईक्यू का अच्छा होगा, पढ़ने में ध्यान लगाएगा, और आगे चल करके अगर सही वातावरण मिला उसको, सही से उसका जो है लालन पालन हुआ, सही से भरण पोषण हुआ, तो वो जीवन में बहुत अच्छा करेगा। ठीक है, भौतिक बनावट वातावरण जो है, आसपास का वातावरण जो है समाज में रहता है, वहाँ का माहौल कैसा है ना, तो ये भी इसके बच्चे के डेवलपमेंट में जो है विकास में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। जैसे एक बच्चा जो है गली कूचे में घूमता रहता हो, चोर चक्कों के साथ बैठता हो, उसके दोस्त यार बिल्कुल बेकार टाइप के होंगे, तो उसका चाहे जितना आप हेरिडिटी अच्छा दे दीजिए, वातावरण अगर उस टाइप का है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं जीवन में मतलब उतना अच्छा नहीं कर सकता जितना एक अच्छे वातावरण में कर सकता था। सामाजिक और सांस्कृतिक कारक तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन डी, तीनों सही है। वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है? तो यहां पे चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की विशेषता नहीं है, ये पूछ रहा है। तो चाइल्ड सेंटर जो है एजुकेशन जो दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि बच्चे का संपूर्ण विकास हो सके, सर्वांगीण विकास हो सके। इसका मतलब होता है, सर्वांगीण का मतलब होता है कि बच्चे के शारीरिक विकास की भी, फिजिकल स्ट्रेंथ की भी बात हो रही है, इसके मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, मेंटल जो है डेवलपमेंट की बात हो रही है, इसके इमोशनल कंटेंट की भी बात हो रही है ना, इसके नैतिक मोरल वैल्यूज़ की बात हो रही है, इसमें शैक्षणिक जो है एजुकेशन की भी बात हो रही है। तो यहाँ पे संपूर्ण विकास की बात होती है। ठीक है, बालक के मनोविज्ञान को समझना, ये भी इसकी मूलतः विशेषता है। बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, तो यहाँ पे ये पॉइंट गलत हो जाता है, ये इसकी विशेषता नहीं है। बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना, ये यहाँ पे इसकी विशेषता मानी जाती है। ये चारों पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आपके काम आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप अपनी कक्षा के मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक टीचर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो मूल्यांकन क्यों किया जाता है पहले तो ये पता होना चाहिए। एक टीचर बच्चे का मूल्यांकन क्यों करेगा, इवैल्यूएशन क्यों होगा बच्चे का? तो इवैल्यूएशन इसलिए होता है बच्चे का ताकि बच्चे की कमियों को जाना जा सके और फिर उसका निवारण किया जा सके, यही इसलिए मूल्यांकन होता है ना। आप कोई खेल रहे हैं और आपको खेल खेलने में जो है टेस्ट इसीलिए लिया जाता है। आपके टेस्ट क्यों होते हैं कि ताकि ये जान सके कि बच्चा कितना ग्रोथ कर रहा है, और ग्रोथ करने के प्रोसेस में
जो चीज़ें कमियां वो उसमें देखी जाइए उसको दूर करना इसका प्रयास किया जाए। तो मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, इस पर विचार करना चाहिए। ये बिल्कुल सही है। यहाँ पे विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका यही होता है। तो इस क्या तरीका सर्वोत्तम कैसे हो गया कि भाई बच्चे की देखा कि बच्चा जो है पहले पे सेशन में तो बढ़िया ग्रोथ किया, लेकिन फिर उसके जो है ना मार्क्स गिर गए, है ना। तो आखिर इसका क्या कारण है, ये जो है पता लगाने के लिए किया जाता है। कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन में सहायता करता है। तो टीचर पढ़ाती है तो ऐसा तो है नहीं कि टीचर का भी मूल्यांकन होता है इसमें कि वो कैसे पढ़ा रही है, किस तरीके से पढ़ा रही है ना, वो उन बच्चों की कमियों को दूर कर पा रही है ना। अगर वो खुद भी मोटिवेट हो और ये सोचने में जो है सक्षम हो कि मैं भी सही से पढ़ाती हूँ कि नहीं पढ़ाती हूँ, मैं बच्चों से फीडबैक लूँ, एक दिन पूछूँ कि आप लोगों को मैं कैसे मतलब पढ़ाती हुई नज़र आती हूँ, कि जो है मैं सही से पढ़ाती हूँ कि नहीं पढ़ाती हूँ, है ना। इस तरीके से बहुत सारी चीज़ हो सकती है। कोई और टीचर जो है उस दूसरी टीचर का फीडबैक ले या दूसरी टीचर पहली टीचर का फीडबैक ले, तो किसी को डर नहीं लगेगा फीडबैक देने में, है ना। तो ये भी सही है। कौन सी विधि जो है छात्रों को अच्छे नंबर पाने में सहायता करेगी, है ना, ये भी वहाँ सही है। तो आंसर मेरे अनुसार यहाँ ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, ऑप्शन यहाँ पे ए राइट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। तो यहां पे सबसे प्रभावशाली जो माध्यम है वो बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, तो ये तो बिल्कुल भी गलत होगा। अनुकरण या नकल करना या दोहराना, रटना बिल्कुल भी नहीं होगा। विषय वस्तु को यंत्रवत जैसे याद करना मतलब रटना। संकल्पनाओं के बीच में संबंध को खोजना, तो जो भी बच्चे को पढ़ाया जा रहा है उन संकल्पनाओं के बीच में संबंध होना चाहिए। जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं उनके बीच में संबंध होना चाहिए। आपको ऐसे पढ़ाना है कि बच्चे घर और स्कूल के बीच के जो है चीज़ों को पढ़ा रहे हैं तो उसमें जो है इंटरलिंक्स हो सके। ऐसे उदाहरण पेश करिए जो बच्चे के जो है इर्द गिर्द हो, है ना, तो बच्चे चीज़ें रोज़ देखते हो इस तरीके से। तो ए फॉर एप्पल बताइए, है ना, आई फॉर आइसक्रीम बताइए। आई फॉर इग्लू बताओगे तो इग्लू तो देखेगा नहीं, तो आई फॉर आइसक्रीम शुरुआत में बताइए बच्चे को कि आई फॉर आइसक्रीम होता है, आई फॉर इग्लू भी होता है, पर इग्लू कैसा दिखता है वो उसको पता नहीं है। घर से बाहर जा रहा है तो इग्लू कहीं नहीं दिख रहा है उसको। अब आप कह रहे हो कि पत्थर के बर्फ के गोलों के बर्फ के जो है ब्रिक्स बना करके जो है घर बनाए जाते हैं, तो वो समझ ही नहीं पाएगा, है ना। तो ये मेरा कहने में ऐसे एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। सह संबंधों को जो है देखा जाता है, संकल्पनाओं के बीच में संबंध खोजना जो है एक अच्छा अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शिशुओं के संवेग जो है होते हैं, संवेग का मतलब होता है इमोशन। तो बच्चों के जो इमोशंस होते हैं वो कैसे होते हैं, तो आप सभी जानते हैं कि बच्चे के इमोशंस जो होते हैं अस्थिर होते हैं। अस्थिर, वो कब क्या मांग लें, कब कब रोने लग जाएं, कब खुश हो जाएं, जरा सी बात पे जो है रूठ जाते हैं, तो अक्सर जो है अस्थिर होते हैं इनके। और संवेग अस्पष्ट होते हैं। अब बच्चा रो रहा है, आपने कहा यार ये तो मैंने अभी दूध पिला दिया है ना, दूध भी पी लिया इसने, जो मांगा था वो भी मैंने खिला दिया, फिर भी रो रहा है। अब वो पता चला वो रो क्यों रहा है, क्योंकि उसकी एक छोटी सी कोई चीज़ थी जो गिर गई है, वो मिल नहीं रही है, उसके लिए रो रहा है। तो इनके संवेग जो है अस्थिर होते हैं और अस्पष्ट होते हैं, समझ ही नहीं आते कि क्या मतलब है इसका, कैसे निवारण किया जाए। तो बच्चों का ये रहता है ना। तो शिशु की बात हो रही है, क्योंकि शिशु का मतलब होता है 0 से 1 साल 2 साल के बच्चे की बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अस्थिर और अस्पष्ट लगाना है। आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपकी कक्षा का एक विद्यार्थी 3x3 को 3+3 समझता है, वो किस विकार से पीड़ित है। अब ये जो है डिसकैल्कुलिया से पीड़ित है, या फिर डिस्पैक्सिया से पीड़ित है, डिसलेक्सिया से पीड़ित है, अफेजिया से पीड़ित है। तो क्या होता है, ये बच्चा जो है 3x3 ये गणित की चीज़ है, तो गणितीय साइन को नहीं समझ पा रहा है, मल्टीप्लिकेशन और जोड़ को नहीं समझ पा रहा है। इसका मतलब है बच्चा कहीं ना कहीं डिसकैल्कुलिया से पीड़ित है, गणनाओं को नहीं समझ पा रहा है ना। तो यहां पे आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है। समावेशी शिक्षा के लिए सबसे ज्यादा सहायक क्या है, तो बच्चों के बीच में प्रतिस्पर्धा की भावना रखना, यह सबसे ज्यादा सहायक है, या फिर लचीला पाठ्यक्रम और सभी प्रकार के बच्चों पर टीचर द्वारा ध्यान देना। तो यहाँ पे देखिए समावेशी क्लासरूम जो शिक्षा होती है उसमें जो है हर बच्चे पे फोकस किया जाता है
अब हर बच्चे पे फोकस इसलिए किया जाता है क्योंकि समावेशी क्लासरूम भी है। एजुकेशन तो दिया ही जा रहा है समावेशी, उसके साथ साथ क्लासरूम भी समावेशी है। अब समावेशी क्लासरूम जहां पे सामान्य बालक भी पढ़ रहा है, सामान्य आईक्यू वाला बालक पढ़ रहा है, विशिष्ट बालक भी पढ़ रहा है जिसका आईक्यू अच्छा है, और मंदबुद्धि वाला बालक भी पढ़ रहा है, विशिष्ट रूप से कमजोर बालक भी पढ़ रहे हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बालक भी पढ़ रहे हैं, बहुत स्लो भी बालक पढ़ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में होता है कि उन चीज़ों का लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए और सभी प्रकार के बच्चों पर टीचर की नज़र होनी चाहिए और उस पर पूरा फोकस होना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए, उसका मूल्यांकन किया जाना चाहिए और हर बच्चे का मूल्यांकन करके उसकी समस्या का निदान किया जाना चाहिए। आंसर हो गया ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चंस दे के आ रहा हूँ। मैं फिर से यही कहूँगा कि मेरे साथ जुड़ जाइए और पेपर जब तक मैं जुलाई के मंथ में होंगे, अभी आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप पेपर्स को सॉल्व करते रहिए। मैं आपको अभी सिंगल डे में डेली आपको 2 से 3 पेपर डेली आपको कराऊंगा। सीडीपी, हिंदी पेडागोजी, ईवीएस पेडागोजी, मैथ पेडागोजी, सभी चीज़ें मैं आपको यहाँ से कंप्लीट वीडियो दिया करूंगा। 30 क्वेश्चंस हो गए, इससे ज़्यादा ही क्वेश्चंस आपको डेली मिलने लगेंगे। तो आप जो है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके अच्छे नंबर ला सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। बुद्धि के संदर्भ में किया गया कथन किसका है? तो देखिए, कथन वाले क्वेश्चंस जो हैं थोड़े से हार्ड हो जाते हैं। तो इसका तरीका यह है कि एक कॉपी का एक पेज जो है उसको केवल कथन के संबंध में रख दीजिए और जो जो कथन के क्वेश्चंस आए मैं पूरा आपको मैं ये बता दूं कि सीटेट के जितने भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा जुलाई तक, ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 कथन होंगे। अब ये 20 कथन आपने एक साइड में लिख लिए, एग्जाम में अगर कोई कथन का क्वेश्चन आ गया तो तुरंत आप इसका आंसर लगा पाएंगे। जैसे इसका आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, और सिर्फ केवल याद करना होगा। तो ये क्वेश्चन आपको 1 नंबर दिला देगा दूसरे बच्चों की अपेक्षा, क्योंकि वो कथन वाले क्वेश्चंस को तुरंत छोड़ देते हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा। चलिए आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है बुद्धि की परिभाषा नहीं है? तो बुद्धि की परिभाषा नहीं है वो क्या है? पहले तो बुद्धि जो है कार्य करने की एक विधि है। ये बिल्कुल सही है भाई, बुद्धि कार्य करने की विधि है ना। कोई भी कार्य कंप्लीट करने के लिए एक सामान्य बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। सामान्य बुद्धि को हम आईक्यू के रूप में नापते हैं, ये सभी पता है ना। बुद्धि ज्ञान अर्जन करने की क्षमता है। ठीक है, तो बुद्धि के द्वारा हम ज्ञान को अर्जित करते हैं। अब ज्ञान क्या हो सकता है? म्यूजिकल ज्ञान हो सकता है, मैथमेटिकल ज्ञान हो सकता है, थ्योरेटिकल ज्ञान हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो ये ज्ञान अर्जित करने की क्षमता है ना। अपनी समस्याओं को सॉल्व करते हैं हम बुद्धि के द्वारा ही, उस बुद्धि से मिली हुई ज्ञान के द्वारा ही करते हैं। 22वें का ऑप्शन देखते हैं। जीवन की अपेक्षाकृत नवीन परिस्थितियों से अपना सामंजस्य करने की व्यक्ति की योग्यता ही बुद्धि है, या फिर राजनीतिक, आर्थिक एवं सामाजिक शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयुक्त जो है बुद्धि है। तो यहां पे देखिए आंसर है जो परिभाषा नहीं है वो है ऑप्शन डी। बाकी सभी इसकी परिभाषा में आते हैं। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा था क्वेश्चन, कुछ भी इसमें बताने जैसा योग्य नहीं है। बाकी मैं बुद्धि के संबंध में पूरा एक प्रॉपर वीडियो दूंगा आपको, जहां पे बुद्धि के संबंध में गिलफोर्ड ने क्या कहा है ना, स्टर्न ने क्या कहा, स्टर्नबर्ग ने क्या कहा है ना, बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया, और जो है आईक्यू का कॉन्सेप्ट किसने दिया है ना, मल्टीपल जो है थ्योरी किसने दी, थॉर्नडाइक ने बुद्धि के संबंध में क्या कथन कहे हैं, क्या बातें कही हैं, वो सब कुछ मैं आपको यहाँ से प्रोवाइड करूंगा। ठीक है, आपको बुद्धि का संबंध में कुछ भी छूटेगा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो भाषा विकास की बात करें तो सबसे संवेदनशील जो है समय होता है वो है प्रारंभिक बचपन का समय। ध्यान रखिएगा, प्रारंभिक बचपन का समय होता है जो कि 2 से 6 वर्ष के लिए आता है। तो इस वर्ष में बच्चे के जो है लैंग्वेज पे काम करना चाहिए, है ना, बच्चे को सामाजिक बनाने पे काम करना चाहिए। तो जितना ज़्यादा बच्चा सामाजिक रूप से बढ़ेगा, है ना, अपने वातावरण में जो है चीज़ों को, हो रही चीज़ों को सीखेगा, है ना, प्रोग्रेस जो है प्रगतिशील रूप से हमें बच्चे का आकलन करना है और सीखना सिखाना है, ये सारी चीज़ें होनी है। ठीक है, तो प्रारंभिक बचपन का जो समय होता है भाषा विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक बच्ची जो है लिखाई में निरंतर, अब यहां पे लिखावट की बात हो रही है, तो इसका मतलब है कि डिसलेक्सिया नहीं है, डिस्ग्राफिया नहीं है, सॉरी डिसलेक्सिया है पहली बात। तो लेखन विकार होता है डिसलेक्सिया। इसमें बच्चा जो है सही से चीज़ों को लिखता नहीं है। अगर बी बोलोगे तो ये डी लिख देगा, एम को डब्ल्यू लिख देगा, एफ को उल्टा लिख देता है बच्चा अक्सर, सौ को वाज पढ़ेगा तो वो पठन विकार हो गया, लेकिन जब आप सौ बोलोगे तो वो वाज लिख दे। तो ये जो चीज़ें होती हैं ये जो है आलेख वैकल्य जिसे कहते हैं, इसे कहते हैं लेखन विकार। अब ये विकार है तो इसका मतलब है कि सही नहीं होगा क्या? ऐसा नहीं है। शुरुआत में जब बच्चा स्कूल जब आता है पहली बार तो वो लेखन विकार और पठन विकार से पीड़ित होता है, मतलब वो लिखना पढ़ना नहीं जानता सही से। अगर आप उसको पेन और पेंसिल देंगे तो वो साफ सुथरा नहीं लिख पाता, बड़े उटपटांग शब्दों में लिखता है, क्योंकि हाथों की मसल जो होती हैं, जो ग्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल्स होती हैं, वो उतनी मजबूत नहीं होती हैं। तो थेरेपी जो होती है, एक्सरसाइज जो होती है, बॉल्स को जो है बॉल्स को जो है प्रेशर देना, सॉफ्ट बॉल होती है ना, उसको इस तरीके से स्कूल में एक्टिविटीज़ कराई जाती है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करा कर हम जो है ग्रॉस मोटर स्किल्स पे और फाइन मोटर स्किल्स पे काम कर सकते हैं। तो यह आलेख विकार कहते हैं, इसे लेखन विकार भी कहते हैं। अगर चीज़ों को पढ़ नहीं पा रहा है तो वो पठन विकार है, ठीक है। गणना नहीं कर पा रहा, जैसे 3 × 3 क्या होता है, 3+3 में जो है दिक्कत हो रही, तो वो गणना विकार हो गया, ठीक है। बालकों के प्रकार होते हैं, तो बालक जो है अंतर्मुखी और बाहिर्मुखी, पहले ही मैंने आपको बताया था। अंतर्मुखी वाला बच्चा जो है स्वयं से आनंदित महसूस होता है और इसको जो है बाहर से प्रेरणा मिलती है, किसी पुरस्कार के नाम पे, तो दंड के नाम पे, है ना, मेडल्स के नाम पे, तो कभी स्कूल में अच्छे नंबर हासिल करने के नाम पे, है ना, इस तरीके से बाहर से प्रेरणा देनी पड़ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। तो मूल्यांकन पद्धतियों का क्या लक्ष्य होता है? तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मूल्यांकन क्यों करते हैं। अब यही लाइन आपको बस दिमाग में बैठा लेनी कि मूल्यांकन क्यों करते हैं, ताकि बच्चे की कमियों को जान सके और उसको दूर कर सके। तो विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की पहचान करना ये मूल लक्ष्य है, या फिर पुरस्कार वितरण है तो अच्छे नंबर हासिल करने की जो है विद्यार्थियों की पहचान करना? तो बिल्कुल भी नहीं। विद्यार्थियों को नामांकित करना? बिल्कुल भी नहीं। योग्यता आधारित समूहों में जो है विभाजित करना? ये भी नहीं। मूल्यांकन इसलिए किया जाता है कि बच्चों की जो है आवश्यकताएं हैं, उनकी कमियां हैं, उसको पहचान करना, उसको दूर करना, ये इसका मूल अर्थ होता है। ऑप्शन यहाँ पे ए होगा। एक एक लाइन नोट कर लो, यही है बस। चोम्स्की का विकास सिद्धांत जो है आधारित है, तो चोम्स्की का विकास सिद्धांत जो है वो भाषा पर आधारित है। चोम्स्की का जो सिद्धांत है वो भाषा पर आधारित है। इन्होंने बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, ऐसा कथन दिया था। तो ये नोट कर लीजिए, बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, इन्होंने ये बात कही थी। और भाषा के जो है कुछ बुनियादी नियम भी बताए थे इन्होंने, ठीक है, जिसे सार्वभौमिक, तो क्वेश्चन आपसे आता है सार्वभौमिक व्याकरण, ठीक है। तो ये क्या होता है और ये किसने दिया था? सार्वभौमिक व्याकरण का जो कॉन्सेप्ट है वो है चोम्स्की ने दिया था, ठीक है। इन्होंने पर्यावरण को जो है भाषा विकास के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जैसे शहर में रहने वाला जो है बच्चे का भाषा कैसी होगी, गांव में रहने वाले बच्चे की भाषा कैसे होगी, जंगल में रहने वाले बच्चे की भाषा कैसे होगी, रिच फैमिली में पैदा हुआ बच्चे की भाषा देखिए आप कैसे होगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो पर्यावरण भी बच्चे की भाषा विकास में बहुत बड़ा रोल अदा करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सृजनात्मक बालक वह है, सृजनात्मक मतलब कुछ क्रिएटिविटी मतलब कुछ भी करने की क्षमता, क्रिएट करने, कुछ नया क्रिएट करने की क्षमता। ऐसे बच्चे जो सृजनात्मक बालक होते हैं उनका IQ जो है 120 होता है, उनके अंदर तर्क करने की क्षमता होती है, पढ़ाई में अच्छे होते हैं, है ना, तर्क में अच्छे होते हैं, शांत स्वभाव के होते हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे गुण हैं सृजनात्मक बालक के। तो अव्यवस्था को कतई नहीं स्वीकारता है, ये है यहाँ पे आंसर इसका 28वें का। या फिर हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है। तो जो क्रिएटिव माइंडेड होगा तो उसको तो जोखिम उठाना ही पड़ेगा, तभी तो कुछ क्रिएट करेगा। मान लीजिए उसको एक पेपर में आर्ट बनानी है, अब आर्ट बनाना शुरू करेगा तभी तो उसको पता चलेगा कि मैं गलतियां करूंगा और ये गलत हो गया है, फिर से दूसरा पेज लो, है ना,
फिर से मेहनत खराब हो गई, फिर से जो है टेस्ट करो, फिर से समस्या का समाधान ढूंढो, तो उसको मेहनत करें। तो ये हमेशा जोखिम उठाने को तैयार रहता है, भावनात्मक प्रवृत्ति का नहीं होता है, या श्रेष्ठ बनने की इच्छा का भाव नहीं रखता है ना, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि। तो आकलन उद्देश्यपूर्ण होता है यदि जो है विद्यार्थियों और बच्चों और टीचर को फीडबैक प्राप्त हो। अगर जो है टीचर ने ये बताया कि बच्चे आप में ये कमियां हैं और इन चीज़ों को सुधारने के लिए आपको इस तरीके से जो है करना पड़ेगा, एक काम करो, स्कूल जब छुट्टी हो जाए तो मैं तुम्हें 1 घंटे की एक्स्ट्रा क्लास दे दूंगा, चीज़ों को कॉन्सेप्ट को सही से बता दूंगा, समझा दूंगा, ठीक है। अब बच्चे भी जो है टीचर से बता रहे हैं कि फीडबैक दे रहे हैं कि सर जो है आप बहुत तेज़ी पढ़ाते हैं, बहुत जल्दी पढ़ा देते हैं, है ना, मुझे चीज़ें समझ में नहीं आता। मैंने लास्ट टाइम कल भी एक क्वेश्चन पूछा था तो आपने कहा था कि जो है इतना सामान्य सा क्वेश्चन होता है, आप डांट देते, धमका देते। इस तरीके से फीडबैक दिया जा सकता है ना, ताकि जो है टीचर भी समझे कि हाँ नहीं ये बात तो है, मुझे ये सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। तो आकलन जो है उद्देश्यपूर्ण हो जाता है ना, जब जो है आकलन हम इसमें दोनों का हो रहा है। तो याद रखिएगा, आकलन किसी एक बच्चे का ही नहीं होता, बच्चे के साथ साथ टीचर का भी आकलन होता है, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, अनुकरण का अर्थ क्या होता है। तो अनुकरण का मतलब होता है किसी की नकल करना, ठीक है। अनुकरण का मतलब होता है किसी की नकल करना। स्वयं की मौलिकता इसका मूल अर्थ नहीं है। तो मौलिकता और नकल दोनों का मिला जुला रूप है और उपरोक्त में से सही। तो यहां पे कोई नहीं होता, ऑप्शन यहां पे ए होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे जो 30 क्वेश्चंस थे वो सभी समाप्त होते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, 20 लाइक्स का टारगेट है। लाइक्स को मोटिवेशन के लिए है। शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी सीटेट का एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। अभी के लिए बस इतना ही है, धन्यवाद।